चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, है ना। चरण सरोज पखारन लागा। ठीक है, चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि चरण सरोज पखारन लागा मीन्स कि जो चरण है वो सरोज के समान है। ठीक है, सरोज मतलब कमल के समान, है ना। यानी कि जो कमल रूपी चरण है उसको पखारने लगे, है ना। इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। जब किसी भी चीज की उपमा, है ना, किसी एक विशेष वस्तु के द्वारा दी जाती है, ठीक है, तो वो रूपक अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास। ठीक है, सो इसमें राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर वी, रूपक अलंकार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, है ना, में पानी का अर्थ क्या है? रहीमन पानी राखिए कहने का मतलब है बिन पानी सब सून, है ना। पानी को संभाल कर रखिए, बिना पानी के सब कुछ क्या हो जाता है जी? सूना हो जाता है ना। इसमें पानी का क्या तात्पर्य है? मीन्स पानी का क्या अर्थ है? जल, आग, चमक या नम्रता, है ना। तो देखिए बच्चों, इसमें चूंकि पानी, ये जो दोहा है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे मोती मानुष चून, है ना। तो यहाँ पे पानी का जो है मोती, मानुष और चून, है ना, ये तीनों के संदर्भ में, तीनों का जो अर्थ है, पानी का जो अर्थ है ना, तीनों के संदर्भ में अलग अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, है ना। तो यहाँ पे पानी का अर्थ क्या है बच्चों? तो जल है। क्या है बच्चों? जल। ठीक है, पानी को संभाल कर यूज करना चाहिए, है ना जी। ये तो हम लोग अभी भी जो है पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। अगर इसको हम लोग संभाल के नहीं रखेंगे तो इन फ्यूचर हमें भटकना पड़ेगा, है ना। चलिए, इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। दिनकर की कृति नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सी रचना जो है दिनकर की नहीं है? चलिए बताइए। रश्मि रथी, उर्वशी, पल्लव, रसवंती। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन जो है आपका राइट है, बाकी 3 जो है आपका रॉन्ग है। आपको चूज करना है कि इसमें कौन सी रचना जो है बच्चों वो दिनकर की नहीं है। तो सुन लीजिए, रश्मि रथी, उर्वशी और रसवंती, है ना, ये तीनों रचना जो है बच्चों ये दिनकर की ही है। ठीक है, किंतु पल्लव, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी में है पल्लव, है ना बच्चों, ये रचना इनकी नहीं है। ये किनकी है? तो ये पंत जी की है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, पल्लव किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। जुम्मन पात्र जिस कहानी में है उसके लेखक कौन है? ठीक है, जुम्मन जिस कहानी का एक पात्र है बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके आए हुए प्रश्न है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये चूँकि मैं जो आज का हमारा जो सेशन है बच्चों, वो टोटल जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो 75 है। मीन्स कि हिंदी का जो इसमें है 5 सालों का जो है बच्चों, प्रीवियस ईयर 5 सालों का टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। ठीक है, सो आप लोग इस वीडियो को जो है ध्यान से सुनिएगा, है ना। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। कह रहा है जुम्मन पात्र जिस कहानी में है उसके लेखक कौन है? बताइए, जुम्मन पात्र जिस कहानी में उसके लेखक कौन है? अगर आप लोग पहले एक हिंदी की पतली सी बुक आती थी, है ना, 50 मार्क्स की, है ना, हिंदी की, उसमें पढ़ना था पंच परमेश्वर नामक एक कहानी प्रेमचंद की। ठीक है, उसमें 2 मित्र थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, है ना, उन दोनों की मित्रता के बारे में वो कहानी है। ठीक है, तो जुम्मन जो कहानी में था उसके लेखक कौन थे?
तो वो कहानी का नाम बच्चों पंच परमेश्वर है और उसके लेखक थे प्रेमचंद, है ना। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, प्रेमचंद, बेनीपुरु द्विवेदी और हरिशंकर परसाई। सो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मीन्स की प्रेमचंद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए प्रेमचंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। छायावाद का प्रारंभ कब से हुआ बताओ। छायावाद, है ना, छायावाद का जनक किनको माना जाता है जी, निराला जी को माना जाता है ना, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ है बच्चों, है ना। मीन्स कि जब से कविताओं में, है ना, काल्पनिकता का जो है बोध हुआ, है ना, तब से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो बताइए छायावाद का प्रारंभ कब हुआ, 1920, 1375, 1700, 1050। ठीक है, तो बात आती है छायावाद की और इसके जनक माने जाते हैं बच्चों, है ना, कौन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला जी। तो ये सब आधुनिक युग के कवि थे। ठीक है, तो 1375, 1700, 1050 इसकी तो कहीं बात ही नहीं आनी चाहिए, मीन्स की कहीं जिक्र ही नहीं आनी चाहिए, है ना। ये तीनों ऑप्शन जो है बच्चों ये गलत है ना। मीन्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए, क्या, 1920 ईस्वी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बच्चों 1920। 1920 में जो है 1920 ईस्वी से छायावाद की कविताएं लिखना प्रारंभ हो गई, है ना। छायावाद की कविताएं जो है लिखानी शुरू हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, है ना, औरन के शीतल करे आप हूँ शीतल होय। मैंने ये दोहा को पूरा कर दिया है। इसमें जो है बच्चों ये आपा शब्द, ठीक है, ये आपा शब्द का क्या अर्थ है बताओ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना। क्रोध, ऑप्शन दे रहा है, क्रोध, लालच, अहंकार, वासना। ठीक है, बताइए आपा का क्या अर्थ होगा बच्चों। यहाँ पे जो है ना, आपा का अर्थ होगा क्रोध। ठीक है, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, मीन्स की वाणी ऐसा बोलना चाहिए मनुष्य को जो किसी के क्रोध को हर ले, है ना। मीन्स कि आपा का अर्थ क्या हुआ जी, क्रोध। ठीक है, नहीं कहते हो वो बोलते बोलते अपना आपा खो बैठा, है ना, बोलते बोलते जो है अपना आपा खो बैठा। ठीक है, होश गवा बैठा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7 की ओर। बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से किसका अर्थ निशाचर नहीं है। ठीक है, निशाचर मतलब जो रात को चलता है ना, मीन्स की चोर। तो बताइए निम्न में से किसका अर्थ चोर नहीं होगा, निशाचर नहीं होगा। निशाचर जो रात को चलता है जी उसके बारे में बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चों प्रेत, बी शिवजी, सी उल्लू और डी चोर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्रेत भी रात में ही चलता है। शिवजी तो भगवान का नाम है ना, तो शिवजी थोड़ी ना, उनका रात से कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, उल्लू भी रात में चलने वाला पक्षी है, चोर भी तो रात में ही चलते हैं ना। सो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे नहीं है लिख दिया ना कि निशाचर का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिवजी, है ना। शिवजी जो है बच्चों निशाचर का अर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है जी, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। यह आनंद का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है, नहीं है ना। आनंद का पर्यायवाची क्या नहीं है बताओ, मोद, प्रमोद, हर्ष या मनोरथ। बताइए, आनंद का पर्यायवाची नहीं है बच्चों। मोद भी आनंद का पर्यायवाची है ना, प्रमोद भी और हर्ष भी। किंतु मनोरथ मीन्स की ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है मनोरथ, मनोरथ का अर्थ होता है बच्चों कामना, है ना, इच्छा। ठीक है, कामना, इच्छा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी, मनोरथ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, मनोरथ। आनंद का पर्यायवाची क्या नहीं है बच्चों, तो मनोरथ
नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, बताइए। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। ठीक है, पहले हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। ठीक है, तो पहले हम लोग यथाशक्ति का जो है बच्चों समास विग्रह करेंगे। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार। ठीक है, अब बताइए यथाशक्ति में जो है बच्चों कौन सा समास है। सबसे पहली बात, अगर मैं आप लोग को समास पढ़ाई थी तो मैं बताई थी कि जिस समास का पूर्व पद अगर अव्यय हो, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यथा, यथा जो है बच्चों ये क्या है, अवयव है। यथा किसी शब्द के आगे लगने वाला एक अवयव, यथासंभव, यथाशक्ति, है ना जी। तो जब किसी भी समास में उसका प्रथम पद अवयव हो तो वो कौन सा समास होता है बच्चों, अव्ययी भाव समास होता है। यानी इसका राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा जी, अव्ययी भाव समास। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। इनमें कौन सी संज्ञा है ना, इनमें से कौन सी संज्ञा है, बताइए। प्रश्न संख्या 10 में निम्नलिखित में कौन संज्ञा है, उपकृत, उत्कृष्टता, घनिष्ठ या गहन। ठीक है, कौन सा इसमें संज्ञा है, बताओ बच्चों। उपकृत, उत्कृष्टता, घनिष्ठ या गहन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, उपकृत यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों जो हैं बच्चों, है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों बच्चों विशेषण है। ठीक है, किंतु उत्कृष्ट, यहाँ पे जो शब्द दिया गया उत्कृष्ट यानी ऑप्शन नंबर बी, उत्कृष्टता, ये जो है बच्चों संज्ञा है। ठीक है, ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये कौन सी संज्ञा है बच्चों, तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ठीक है जी, बढ़ूँ मैं आगे, गुड। उत्कृष्ट क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। क्या दे रखा है जी, परि उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, बताइए। परि, है ना, तुम सभी जानते हैं परि का अर्थ, बताओ। वो परी उड़ने वाली नहीं, फैरी पड़ी नहीं। ठीक है, परि का अर्थ क्या होता है, उल्टा, दुष्ट, आसपास या अभाव। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कहते हैं ना परि मीन्स चारों तरफ। ठीक है, परि का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है चारों तरफ, है ना। ठीक है, परि से परिमाप मीन्स की चारों तरफ का माप, है ना। परितः, है ना, इसके आसपास। ठीक है, मीन्स की परि का अर्थ क्या हो जाए बच्चों, आसपास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी, आसपास। इसका राइट आंसर होगा आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। अव्यय के कितने भेद होते हैं जी, अव्यय के कितने भेद होते हैं, मैं बता चुकी हूँ आप लोग को बच्चों नेक्स्ट क्लास में, सॉरी इसके पिछले क्लास में मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, है ना, कि अवयव के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 5, 6। तो ऐसे तो मुख्य रूप से अवयव के 4 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया बच्चों, तो अवयव के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन, सबसे पहला क्रिया विशेषण, कौन होता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, समुच्चय, समुच्चय बोधक। ठीक है, और क्या होता है, विस्मयादि बोधक, समानाधिकरण बोधक, है ना। और ये 5वां होता है बच्चों निपात।
ठीक है। पांचवा क्या होता है? निपात। यानी अवयव के टोटल कितने भेद हो गए हैं जी? 5 भेद। सो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 13। किसमें आकर्मक क्रिया है ना? किसमें आकर्मक क्रिया है? आकर्मक मतलब जिसमें कोई कर्म नहीं हो। ठीक है, पहला ऑप्शन श्याम सोता है, इसमें भी कोई कर्म नहीं, ये भी आकर्मक क्रिया है। दूसरा वह गाता है, इसमें भी कोई आकर्मक क्रिया नहीं है। तीसरा वह पढ़ता है, इसमें भी कोई सॉरी कर्म नहीं, यानी ये भी आकर्मक क्रिया है। ए बी सी तीनों आकर्मक क्रिया, लेकिन ऑप्शन डी देखिए, मैं घड़ा भरता हूँ, मतलब कि यहाँ पे क्या है जी? घड़ा कर्म है ना, ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग से सॉरी यहाँ पे जो है एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यहाँ पे क्वेश्चन में रहना चाहिए था कि कौन जो है आकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, आकर्मक क्रिया नहीं है। सो उस टाइम इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी होता। क्या होता है इसका आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, मैं घड़ा भरता हूँ। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा और सुधार के ही याद करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। निम्न में से कौन शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द बच्चों गलत लिखा हुआ है? ऑप्शन ए है कृषांगी, बी है समुद्रिक, सी सौंदर्य और डी पूज्य। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है बच्चों, एक गलत है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी को। बच्चों यहाँ पे समुद्रिक लिखा है, लेकिन होता क्या है? तो ये समुद्रिक नहीं होता बच्चों, सामुद्रिक होता है। क्या होता है जी? सामुद्रिक। ठीक है, यहाँ पे आकार की मात्रा होती है, यही आकार की मात्रा यहाँ गायब है। सो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सामुद्रिक, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। उल्लास में कौन सी संधि है? ठीक है, उल्लास जो है कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यन संधि या गुण संधि? ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, उल्लास का संधि विच्छेद होगा बच्चों उत धन लास, है ना, यानी कि प्लस के दोनों साइड व्यंजन वर्ण है। तो कौन सी संधि होगी बच्चों? जाहिर सी बात है, ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। उल्लास कौन संधि है बच्चों? तो व्यंजन संधि है ना, क्योंकि ये जो है इसका व्यंजन व्यंजन का मेल हो रहा है। ठीक है, व्यंजन के व्यंजन के साथ मेल होने से विकार उत्पन्न हो रहा है, अतः ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। पावक में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, पावक में कौन सा प्रत्यय है? 4 ऑप्शन दिया बच्चों, अन, अक, अक, अक्कड़। ठीक है, तो हम लोग पावक का पहले जो है संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, तो इसका होगा बच्चों पो जोड़, क्या होगा बताइए? पो जोड़ अक, है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वो मूल शब्द है और अक इसमें क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? तो प्रत्यय जुड़ा हुआ। अब बताइए पावक में कौन प्रत्यय है जी? अक प्रत्यय। अक प्रत्यय किस ऑप्शन में है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आई बात? चला जाए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, 17। लहर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन लहर का पर्यायवाची नहीं है? तरंग, उर्मी, कांता, हिलोर। ठीक है, कि 4 ऑप्शन दिए बच्चों। तो तरंग का मतलब तो लहर होता है, हम सभी जानते हैं। हिलोर, ये भी बोलते हैं ना, अभी हिलोर आया, मतलब वो भी पानी का हिलोर, मीन्स वही लहर हुआ। अब आप लोगों को प्रॉब्लम है ऑप्शन बी और सी में। सो बच्चों आपको बता देती हूँ, उर्मी का अर्थ भी लहर ही होता है, किंतु कांता मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है।
ऐसा इसलिए क्योंकि कांता का अर्थ बच्चों स्त्री होता है। कांता का इस अर्थ क्या होता है? स्त्री होता है, लहर नहीं होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चला जाए बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। ठीक है, प्रेमचंद के समकालीन कथाकार कौन थे? ठीक है, जिस समय प्रेमचंद थे उस समय कौन से कथाकार और भी थे ना? समकालीन का मतलब वही हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए है जसपाल, जैनेन्द्र, चतुर्सेन शास्त्री, अस्क। अस्क मतलब उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, चलिए बताइए, आप लोग के पास 2 सेकंड का टाइम है। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? टिक टिक 1, टिक टिक 2, यानी आपका 2 सेकंड गया। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने जो है कुछ सोच समझ के जवाब दिए हैं। ठीक है, सो सही है बच्चों। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री। ये जो चतुर्सेन शास्त्री थे, है ना, ये जो बच्चों चतुर्सेन शास्त्री थे, ठीक है, ये प्रेमचंद के समकालीन ही थे। ठीक है, जिस समय प्रेमचंद थे उसी समय ये भी भारत में मौजूद थे। ठीक है, जिस समय प्रेमचंद लिख रहे थे उस समय ये भी लिख रहे थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। पीताम्बर में कौन सा मास है जी? पीताम्बर, बताओ। ऑप्शन ए है दिग्यु, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी अव्ययीभाव। ठीक है, तो हम लोग इसका समास विग्रह करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? ध्यान से देखिए। पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर मीन्स कि पीला है जो कपड़ा, अंबर मीन्स कपड़ा, है ना। तो पीला, प्रथम पद ध्यान दीजिए, प्रथम पद पीला यानी कि क्या है बच्चों? ये विशेषण है। तो हम लोग पढ़े थे कि जिस समास का प्रथम पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष यानी संज्ञा हो वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेबी? ऑप्शन बी यानी कर्मधारय समास। ठीक है बच्चे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कर्मधारय होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन एक अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है? ठीक है, यहाँ 3 ऑप्शन है बच्चों, ए, बी और सी। ए में दिया हुआ अंतर्गत, ये तो सही है जी, शासन, स्मरण और अत्यधिक। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक छोटी सी मिसिंग है, इसी के कारण वो शब्द जो है बच्चों क्या है? रॉन्ग है, गलत है। आप लोग को उसको देख के चूज करना है। ठीक है, उसको बाहर करना है। देखिए बच्चों, अंतर्गत ये भी सही है, शासन ये भी सही है, स्मरण ये भी सही, किंतु अत्यधिक नहीं होता बच्चों। क्या होता है? ये अत्याधिक होता है ना, अत्याधिक। यानी कि ऑप्शन डी जो है बच्चों आपका करेक्ट आंसर, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अत्याधिक। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कोल्हू का बैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है जी? किसान होना, जानवर की तरह व्यवहार करना, गांव में रहना, दिन रात काम करते रहना। बताइए, कोल्हू का बैल, है ना, कोल्हू का बैल क्या करता है बच्चों? वो दिन रात काम करता है ना। कोल्हू का बैल क्या करता है? दिन रात काम करता है ना। वो गन्ने को क्या करता है? पेरता है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मीन्स कि दिन रात क्या जी? काम करते रहना। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिन रात काम करना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी में दूसरी बार सरपंच कौन बना था? है ना, पहली बार तो कौन बना था जी? जुम्मन बना था। ठीक है, दूसरी बार कौन बना पंच? बताइए,
अलगू, जुम्मन, समझू या रामधन? कौन बना था दूसरी बार सरपंच? तो बच्चों ये दो दोस्तों की कहानी है, एक हिंदू और एक मुसलमान। उनके बीच इतनी गहरी दोस्ती होती है ना, और इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार पंच के जगह पर कोई भी व्यक्ति बैठ जाए, है ना, तो उसके हृदय में एक टीस आती है, टीस निकलती है कि तुम्हें न्याय करना है ना, तुम्हें किसी के साथ नहीं जाना है बल्कि तुम्हें न्याय के साथ जाना है। ठीक है। तो बच्चों जो सेकेंड बार इसमें सरपंच बने थे, है ना, वो अलगू जी बने थे। ठीक है। फर्स्ट बार जुम्मन बने थे और सेकेंड में अलगू बने थे, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलगू। ठीक है। इसके जो सरपंच थे दोबारा वो अलगू थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। निम्न में से कौन एक शुद्ध शब्द लिखा हुआ है? ठीक है, जल्दी से बताओ। हस्तक्षेप, आगामी, श्रीमती, दूसरा। कौन एक शुद्ध लिखा हुआ है जी? हस्तक्षेप तो बिल्कुल गलत है बच्चों, है ना। आगामी नहीं होता, आगामी होता है। ठीक है। श्रीमती भी गलत है बच्चों, लेकिन दूसरा यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हस्तक्षेप इस तरह से दिखाता है बच्चों। ठीक है। आगामी होता, आगामी नहीं होता, आगामी। ठीक है। श्रीमती। ठीक है, श्रीमती। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 क्या है जी? जो करेगा, है ना, जो करेगा, जो करेगा सो भरेगा में कितने संबंधवाचक सर्वनाम हैं बताइए। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कितने हैं बच्चों? जो करेगा सो भरेगा। ठीक है। ध्यान से देखिए, जो करेगा वही भरेगा, है ना, मीन्स एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। या तो यहाँ पे जो होगा सर्वनाम या सो होगा, लेकिन यहाँ पे जो ही होगा, क्योंकि जो कर रहा है और उसी का नाम आगे जाके सो हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वल टू क्या है जी? सो है। ठीक है। सो मीन्स कहने का मतलब है कि एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या चलिए बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। जल का पर्यायवाची है। ठीक है। जल का पर्यायवाची कौन है जी? बारी, पावक, सुधा या द्रव्य। ठीक है। तो हम सभी को पता है कि पावक का मतलब आग होता है ना। पावक का मतलब क्या होता है जी? आग होता है। सुधा का मतलब अमृत होता है ना। ठीक है। और द्रव्य तो द्रव्य हो ही गया। ठीक है। तो जल का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, बारी। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बारी। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं बच्चों। किसमें आकर्मक क्रिया है? ठीक है। किसमें आकर्मक क्रिया है? जिसमें कर्म नहीं है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। बालक खाता है, बालक फल खाता है, इसमें आकर्मक क्रिया नहीं है। बालक हंसता है, इसमें आकर्मक क्रिया है। रीता खाना पका रही है, इसमें भी आकर्मक क्रिया नहीं है। बच्चे को दूध पिला रही है माँ, इसमें भी आकर्मक क्रिया नहीं है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बालक हंसता है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालक हंसता है। ठीक है। बी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा, बालक हंसता। इसमें कोई कर्म नहीं है, देख रहे हैं, बालक कर्ता हो गया और हंसता है क्रिया हो गया, कर्म की तो कोई स्थान ही नहीं है। ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। यह राम का घर है, ध्यान से सुन देखिए, यह राम का घर है में कौन सा कारक है? तो हम लोग पढ़े हैं, है ना, कारक पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ 4 ऑप्शन है, पहले इसको पढ़ लिया जाए।
संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या अपादान कारक, है ना। 4 ऑप्शन है, संबंध, कर्ता, कर्म, अपादान। ठीक है, अब बताओ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध का के की। राम का घर है, मीन्स कि राम से घर का क्या बच्चों, संबंध है ना। राम से घर का क्या है, संबंध है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध कारक। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। आधे अधूरे नाटक किसने लिखे। आधे अधूरे किनकी रचना है, आप लोग को पता है तो फटाफट बताइए, नहीं तो मैं बताती हूँ। भीष्म साहनी, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश या भुवनेश्वर। चलिए बच्चों बताइए जल्दी से, है ना। नहीं पता बच्चों, मैं बताती हूँ। आधे अधूरे जो बच्चों, ये मोहन राकेश की कृति है ना। यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है बच्चों, आधे अधूरे किनकी रचना है जी, तो मोहन राकेश की। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। अभीष्ट में कौन सी संधि है, बताओ। अभीष्ट में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि या आयाद संधि। ठीक है, चलिए हम लोग इसका जो है संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, अभी धन ईस्ट, है ना। यानी दीर्घई जोड़ हर सही क्या हो रहा है बच्चों, दीर्घई हो रहा है। तो जब भी जहाँ भी दीर्घ की आया ना, दीर्घ में दीर्घ जुटे या दीर्घ में लघु जुटे या लघु में लघु या दीर्घ में दीर्घ जुटे, अगर रिजल्ट हमारा दीर्घ आता है सो वो संधि जो है दीर्घ संधि होगा। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कौन संधि जी, दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनी है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा जो है वह भाववाचक संज्ञा क्रिया से बना है। ठीक है, वो क्रिया के द्वारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। मित्रता मित्र से बना है, तो मित्र तो संज्ञा, ये तो हटा दो। ममता नहीं बना है। हंसी, बिल्कुल ये सही है जी, हंसी जो है बच्चों ये हंसना से बना है। अगर हंसना में ना को हटा दिया जाए, है ना, और इसमें दीर्घई जोड़ दिया जाए तो क्या बन गया, हंसी। सो इसका करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है मैल, तो मैल जो है बच्चों ये भी भाववाचक ही संज्ञा है। ठीक है, लेकिन ये क्रिया से नहीं बना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 31। पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। बीवी का पर्यायवाची कौन नहीं है, कांता, भार्या, सहधर्मिणी या कौमुदी। ठीक है, बताइए इसमें कौन जो है बच्चों वो स्त्री का पर्यायवाची मीन्स पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कांता तो है जी, भार्या भी है, सहधर्मिणी साथ में धर्म निभाने वाली, ये तो पत्नी का ही। किंतु बच्चों ये ऑप्शन नंबर डी कौमुदी, है ना, ये जो है बच्चों कौमुदी जो है ये आपका पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो कौमुदी किसका पर्यायवाची बच्चों, चांदनी का, किसका, चांदनी का। समझ में आ रही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर डी। चला जाए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 32। क्या गया है जी, प्रश्न में क्या दिया बताइए। नूतन का विलोम क्या होगा, बताओ। नूतन शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, नूतन शब्द का विलोम क्या होगा, पुरातन, जटिल, भूत या पतन, बताइए। नूतन का विलोम क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं बच्चों नूतन मीन्स नया। ठीक है, और इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, पुरातन। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पुरातन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए।
पूरा आता है, ठीक है। ए। अब बात आती है कि ठीक है, जटिल का क्या होगा जी? जटिल का सरल होगा, जटिल का विलोम सरल। भूत का जी भविष्य, है ना, भूत का भविष्य। पतन का उत्थान, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। कर का यह अर्थ नहीं है, बताइए। कर मीन्स टैक्स, ठीक है। तो बताइए कर का कौन अर्थ नहीं हो सकता? टैक्स, हाथ, किरण या वस्त्र, ठीक है बच्चों, बताइए। सो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि टैक्स, टैक्स मीन्स भी कर ही होता है। हाथ, कर का मतलब हाथ होता है ना, जो कर है वो हाथ का पर्यायवाची, ठीक है। किरण, किरण का भी पर्यायवाची कर है, किंतु जो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, डी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी में दिया हुआ है बच्चों, ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है, वस्त्र, ठीक है। वस्त्र जो है बच्चों वो कर का अर्थ नहीं प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बच्चों क्या है? डी है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। यह एक वचन शब्द है, बताओ निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है एक वचन है? कुटिया, वस्तुएं, गाथाएं, सखियां, बताइए कौन शब्द जो है बच्चों एक वचन है, ठीक है। तो देखिए जिसमें भी लास्ट में जो है अनुनासिक वर्ण आ रहा है, मीन्स कि अनुस्वार की मात्रा आ रही है बच्चों। जैसे वस्तु का क्या हो गया? वस्तु, वस्तु एक वचन था लेकिन वस्तु का वस्तु यानी बहुवचन हो गया। गाथा का गाथाएं, सखी का सखियां, यानी कि ये तीनों बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन जो हैं बहुवचन है, किंतु हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है कुटिया, ये है एक वचन, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। पेट काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताओ। पेट काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भूखे रहना, कम खर्च करना, धोखा देना या लूट लेना, है ना। पेट काटना मीन्स जानते हो क्या होगा? भूखे रहना, है ना। नहीं कहते पेट काट काट के हम पैसा जमा किए, ठीक है, मीन्स कि हम भूखे रह रह के पैसा जमा किए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग ऑप्शन ए को जो है बच्चों टिक आउट कर देते हैं, ठीक है। ए भूखे रहना, ए में क्या है जी? भूखे रहना, ठीक है। कोई बच्चा बी भी लगा रहा है, कम खर्च करना, ठीक है, धोखा देना नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अगला है बच्चों 36। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का क्या अर्थ है ना। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन है बच्चों। ऑप्शन ए है सामर्थ्य से अधिक खर्च करना, बी जल का दुरुपयोग करना, सी ओछे आदमी का दिखावा करना और डी लापरवाह होना। चलो बताओ। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है बच्चों आधा अधूरा ज्ञान रहता है और वो अपने आप को बड़ा होशियार समझता है ना। मीन्स कि आप लोग ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, ये आपको इसी चीज़ की ओर डेडिकेट कर रहा है, ठीक है, इसी चीज़ की ओर जो है आपको इंगित कर रहा है, ठीक है। ओछे आदमी का दिखावा करना, है ना। अधजल गगरी छलकत जाए मीन्स वो अपने आप को रहेगा बुड़बक और दिखाएगा कि हम बहुत ज़्यादा होशियार है ना, ठीक है, यानी ओछे आदमी का दिखावा करना, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। अशुद्ध लिखा शब्द कौन है? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बच्चों अशुद्ध लिखा हुआ है? बताइए। अभिमान, हानि, हस्तक्षेप या लगान। चलिए जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, हाँ। अभिमान, अभिमान तो नहीं है गलत, अभिमान तो सही है ना जी, दिख रहा है ये आप लोग को भी, हमें भी दिख रहा है कि अभिमान जो है ये क्या है? करेक्ट है, ठीक है। अब आती है बात किसकी जी? हानि, हानि भी सही है।
लेकिन देखिए हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होता है बच्चों, बल्कि क्या होता है, हस्तक्षेप होता है ना, हस्तक्षेप। ठीक है, और डी लगान, ये भी सही है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हस्तक्षेप। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 की ओर चलते हैं बच्चों। शुद्ध लिखा शब्द क्या है बताइए, इसमें निम्नलिखित में जो है शुद्ध कौन सा शब्द लिखा हुआ है, आजीविका, शांति, नाराज या दैनिक, बताइए शुद्ध इसमें कौन सा शब्द लिखा हुआ है, शुद्ध, अशुद्ध नहीं, शुद्ध, ध्यान दीजिए, शुद्ध नहीं। ठीक है, चलिए शुद्ध कौन सा शब्द लिखा हुआ है बच्चों, तो देखिए सबसे पहला मैं बताती हूँ, आजीविका भी शुद्ध लिखा हुआ है, किंतु शांति गलत लिखा हुआ है बच्चों, शांति गलत है। ठीक है, नाराज भी गलत लिखा हुआ है, लेकिन दैनिक भी सही लिखा हुआ है बच्चों, यानी कि यहाँ पे दो दो आंसर सही हो रहा है। लेकिन हमें जाना है किसकी तरफ, जो सबसे पहला ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर क्या, ए, है ना, आजीविका। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ चलेंगे, आजीविका के साथ, है ना, आजीविका, ये ऑप्शन ए में है। दैनिक भी सही है, ऐसा नहीं है, दैनिक भी सही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 39। ठीक है, यह क्रिया शब्द विशेषण से बना है, बताइए निम्नलिखित में कौन एक क्रिया शब्द है जो विशेषण से बना है। ठीक है, बताओ कौन सा शब्द है जो इसमें विशेषण से बना है। ठीक है, नैतिक, उपयोगी, है ना, और क्या है जी, कथित, मासिक। पहले तो हमें ये समझना है कि क्रिया शब्द आखिर है कौन इसमें, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए नैतिक क्रिया शब्द नहीं है। ठीक है, उपयोगी भी क्रिया नहीं है, मासिक भी क्रिया नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका जो ऑप्शन सी में है कथित, ये आपका बच्चों क्रिया शब्द है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। कह रहा है पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है, बताओ, पेड़ से पत्ता गिरता है, आपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, है ना, या संबंध कारक। ठीक है, चलिए बताइए, देखिए पेड़ से पत्ता गिर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जुदाई हो रहा है ना जी, तो हम लोग पढ़े कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, है ना, आपादान से जुदाई। ठीक है, सो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपादान, है ना। यहाँ पे देखिए पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, आपादान कारक में ये चीज होता है जुदाई, मतलब अलगाव। ठीक है, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है जी, से होता है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह भी से है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 41। निम्न में से कौन दोहे लिखता था, बताओ निम्नलिखित में से कौन दोहे लिखते थे। ऑप्शन ए है बिहारी, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, और डी है निराला। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं कौन दोहे लिखते थे। चलिए बताइए बच्चों, हमें पता है जहाँ तक कि दोहे लिखने की जो शैली थी, है ना, ये रीति काल में ही हुआ करती थी, है ना, रीति काल, भक्ति काल और आदि काल में, है ना। लेकिन यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, ये तीनों कवि जो हैं, ठीक है, ये तीनों आधुनिक युग के हैं। किस युग के हैं जी, आधुनिक युग के। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिहारी लाल, है ना, ये आपके रीति काल के कवि हैं और ये दोहे लिखने के लिए बहुत ही फेमस है। इनका एक है दोहा
संग्रह, उसका नाम है बिहारी सतसई। उसमें बच्चों टोटल 750 दोहा है, ठीक है। और इतना मतलब इनका जो दोहा है, इतना बढ़िया बढ़िया दोहा है ना। कुछ नीति परक दोहे हैं, सारे जो दोहे हैं नीति परक दोहे हैं। और इस प्रकार से उसमें तुकबंदी की गई है कि इनको इस दोहे के लिए ही इनको उपाधि दी गई गागर में सागर भरना, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो बिहारी लाल दोहे लिखते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। निम्न में से कौन सूफी कवि माने जाते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन जो है सूफी कवि है? नानक, कबीर, जायसी या पंत। तो सूफी कवि मीन्स कि जो प्रेम में विश्वास रखते थे, ठीक है ना। तो नानक तो नहीं थे, ये तो भक्ति काल थे, है ना। ये भक्ति कवि थे, है ना। कबीर भी भक्ति कवि थे। और पंत तो जो है ये आधुनिक युग के थे, ठीक है। लेकिन ये देखिए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी देखिए, जिन्होंने पद्मावत की रचना की है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। बच्चों ये जो है सूफी कवि थे। कैसे कवि थे? सूफी कवि थे। ये प्रेम को आधार बनाकर रचना की, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जायसी, ठीक है। सूफी कवि किसे कहा जाता है? तो जायसी को कहा जाता है, ठीक है। 12th का जो 100 मार्क्स का हिंदी है बच्चों, उसमें अच्छे से पढ़ना है, आप लोग पढ़ सकते हो इनके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 43। कुरुक्षेत्र किनकी कृति है? बताओ कुरुक्षेत्र किनकी रचना है, ठीक है। ऑप्शन ए है बच्चन, ए मीन्स हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, या चौथा ऑप्शन है बच्चों नागार्जुन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चों मैं आपको बता दूं, कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। एक अनन्य रचना है इनकी, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है, ठीक है। यानी बी नंबर जो है ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 44। निम्न में कौन सा जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक है? व्यक्तिवाचक मतलब समझ रहे हैं ना, किसी का नाम, कोई जगह का नाम, कुछ, है ना, जो प्रॉपर हो, है ना, जो खास हो, ठीक है। ऑप्शन ए है बच्चों पार्थ, दैत्य, राधेय, गुरु। बताइए यहाँ पे इतने सारे नाम हैं, ठीक है। तो दैत्य तो नहीं होगा, राधेय भी नहीं होगा बच्चों, गुरु भी नहीं। लेकिन पार्थ किसी बच्चे का भी तो नाम हो सकता है ना, नाम होता ही है, हो सकता है, क्या होता ही है ना। पार्थ किसी बालक का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी लड़के का नाम हो सकता है ना। मीन्स कि ऑप्शन ए जो है बच्चों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए, पार्थ, है ना। पार्थ जो है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चला जाए अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 की ओर। बच्चों अगला है प्रश्न, प्रतिदिन कौन सा समास का उदाहरण है? बताइए प्रतिदिन। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि या द्वंद्व, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, बताइए प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो देखिए प्रतिदिन में जो है बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग, प्रतिदिन में प्रति क्या है जी? उपसर्ग लगा हुआ, सॉरी उपसर्ग है तो है ही, लेकिन अव्यय है। प्रति क्या है बच्चों? अव्यय है, ठीक है। तो जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो जाए वो समास क्या होता है बच्चों? अव्ययी भाव समास होता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, अव्ययी भाव समास, ठीक है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी अव्ययी भाव समास। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन तो पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? राष्ट्र, मंदिर, कुलीन, माननीय। बताइए, ठीक है। राष्ट्र, मंदिर, कुलीन, माननीय। तो बच्चों मंदिर, ऑप्शन बी में देखिए मंदिर,
ये जो ऑप्शन बी का मंदिर है ना, ये आपका कौन संज्ञा है पता है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47। कौन सा शब्द यन संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द यन संधि का उदाहरण है? स्वच्छ, रमेश, सदैव, नायिका। बताइए कौन सा शब्द जो है बच्चों यन संधि का उदाहरण है? स्वच्छ, रमेश, सदैव, नायिका। ठीक है, तो यन संधि में हम लोग पढ़े थे बच्चे कि जो है आधा वर्ण जिसमें रहता है ना, य और व के पहले अगर कभी आधा वर्ण रहा तो वैसा संधि क्या कहलाता है जी? यन संधि में आता है। ये ट्रिक था, है ना। जैसे स्वागतम, देखिए स्वागत। अब बताइए व के पहले आधा वर्ण है ना, तो ये यन संधि है। तो बताइए इस तरह की एग्जाम्पल जो है ना, यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? स्वच्छ। स्वच्छ जो है बच्चों यन संधि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, हो गया? क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। चलिए ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, मेज पर पुस्तक रखी है, इसमें जो है मेज पर पुस्तक रखी है, इस कारक का उदाहरण दे। पहले हमको कारक चिन्ह देखना है। कारक चिन्ह क्या है जी? पर, है ना, पर। तो कौन सा कारक है? ऑप्शन दिया हुआ बच्चों संबंध, अधिकरण, संप्रदान, आपादान। ठीक है, तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा चलते हैं कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, है ना। अधिकरण, अधिकरण का जो है कारक चिन्ह है बच्चों प्रसर्ग है में या पर। मीन्स कि इसमें कौन सा कारक है बच्चों? अधिकरण कारक। सो ऑप्शन बी इज जो है करेक्ट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मेज पर पुस्तक रखी है मीन्स कि इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। देशाटन किस समास का उदाहरण है ना? देशाटन। ठीक है, कर्मधारय, दिग्यु, बहुब्री, तत्पुरुष। बताइए देशाटन, पहले इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा जी? देश का टन, है ना, देश का आटन मतलब घूमना होता है ना, आटन। ठीक है, मीन्स कि देश को घूमना, है ना, देश के लिए आटन या देश को घूमना, देश में आटन। ठीक है, तो बताइए जहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ गया, ठीक है, देश में आटन करना मीन्स देश में घूमना ही देशाटन करना था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे का नहीं होगा, का विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा, में, देश में आटन। ठीक है, तो बताइए जब विभक्ति चिन्ह जिस तत्पुरुष समास, सॉरी जिस समास का, है ना, प्रथम पर जो उत्तर पद है उसका प्रधान होता है वैसा समास तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ मैं और बताई थी कि तत्पुरुष समास को जब भी हम लोग समास विग्रह करेंगे तो उसका विभक्ति चिन्ह स्पष्ट होगा। ठीक है, उसका जो प्रसर्ग होगा वो स्पष्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे अभी हो रहा है देश में टन ना, यानी कि इससे ये जो है साफ स्पष्ट होता है कि ये तत्पुरुष समास का एक अच्छा खासा उदाहरण है। सो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी, है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तत्पुरुष समास। देशाटन किस समास का उदाहरण है जी? तत्पुरुष का। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 50। जो किए गए उपकारों को ना मानता हो के लिए एक शब्द क्या हम लोग यूज करेंगे? बताइए जो किए गए उपकारों को ना मानता हो, अल्पज्ञ, कृतज्ञ, कृतघ्न या अनन्य। तो बच्चों आप लोग को मैं बता दूं, जो किए गए उपकारों को ना मानता हो वो कृतघ्न होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी, कृतज्ञ। ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों।